नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बोहर्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। अब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑसिलेटिंग चार्ज सिस्टम जो है वो रेडिएशन जो है एमिट करेगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। क्वांटम थ्योरी में जो रेडिएशन है वो क्यों एमिट होती है? ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर क्वांटम स्टेट एंड इट इज डिटरमाइंड बाय EI माइनस EF डिवाइडेड बाय H। EI माइनस EF डिवाइडेड बाय H। तो बोहर ने जो है कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो एस्टेब्लिश करे to establish a correspondence, so to establish a correspondence between classical frequency and quantum frequency। so कुछ लॉज जो है उसने डिराइव किए जिसे हम कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि बेसिकली रिलेट करता है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी और क्वांटम फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। द जो प्रिंसिपल्स क्या थे, दो प्रिंसिपल हैं इसमें। फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिडिक्शन ऑफ क्वांटम थ्योरी फॉर एनी फिजिकल सिस्टम मस्ट कोरस्पॉन्ड टू क्लासिकल थ्योरी व्हेन द क्वांटम नंबर्स बिकम वेरी लार्ज। ये क्या कहता है? इट सेज कोई भी क्वांटम थ्योरी कोई भी वो क्लासिकल थ्योरीज की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगी। कब करेगी? या इक्वल होएगी कब करेगी? व्हेन जो ये n है, व्हेन n बिकम्स वेरी लार्ज। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि जब n जो है बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्वांटम थ्योरी जो है वो कोरस्पॉन्ड करती है टू द प्रेडिक्शंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी व्हेन n बिकम्स वेरी लार्ज। सेकंड प्रिंसिपल, एनी सिलेक्शन रूल विच आर नेसेसरी टू ऑब्टेन द कोरस्पोंडेंस। कोई भी सिलेक्शन रूल, कोई भी रूल जो कि इस कोरस्पोंडेंस के लिए या इस कोरस्पोंडेंस को बनाने के लिए ज़रूरी है, इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर ऑल्सो होल्ड फॉर स्मॉल क्वांटम नंबर। तो ये कह रहा है कोई भी सिलेक्शन रूल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दिस कोरस्पोंडेंस। कौन सी कोरस्पोंडेंस? ये वाली कोरस्पोंडेंस। टू ऑब्टेन दिस कोरस्पोंडेंस इन लार्ज क्वांटम नंबर। ऑब्वियसली लार्ज क्वांटम नंबर्स के टाइम ही कोई सिलेक्शन रूल आएगा, लेकिन वो कहता है वो जो सिलेक्शन रूल है इट शुड ऑल्सो होल्ड फॉर स्मॉल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो ये अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल को। हाइड्रोजन एटम का केस लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के केस में हम इस कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। सो इसमें मैं एक वेलोसिटी मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन की v है, मास m है, चार्ज e है जो कि बोहर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रेडियस इसका r है। तो अगर मैं मैकेनिकल स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कंडीशन होती है mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाई r², डेट इज कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्वांटम कंडीशन जो हमारी है वो है mvr, डेट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करके ये आपके पास नेक्स्ट होमवर्क है जो कि आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। यहाँ से v की वैल्यू आएगी E² डिवाइडेड बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से r की वैल्यू आएगी n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m इंटू E²। ये v और r की वैल्यू आ गई। अब वैसे ही मैंने आपको कराई हुई है तो आपको दोबारा बताने का, लेकिन आपने फिर भी जो है सॉल्व करके इसको गूगल ड्राइव के जो लिंक है आपके पास उस पर अपलोड करनी है। सब मैं जो है अगर क्लासिकल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। तो 1/2 पाई। v और r की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू है E² डिवाइडेड बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट, और r की वैल्यू है n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m E²। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू c इंटू 2c डिवाइडेड बाई n³। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास r इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो होती है me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू c। इसका मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2r इन्फिनिटी इंटू c डिवाइडेड बाई n³। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब वो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी रेडिएटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लासिकली जो है इतनी फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएट होती है, क्योंकि मैंने क्लासिकल फॉर्मूला लगाया है फ्रीक्वेंसी के लिए, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी भी निकालूंगा। अब मैं क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वो मैंने अभी लिखवाया था, न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई एच। ई आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई एच, इसकी वैल्यू आपको पहली बहुत जो फॉर्मूला है उसमें लिखवाया था, एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ये जो है आर इन्फिनिटी की टर्म्स में लिखूँ तो वो बनेगा आर इन्फिनिटी इंटू सी 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिखूँ तो इट कैन बी रिटन एज आर इन्फिनिटी इंटू सी, एलसीएम ले लूँगा एन एफ स्क्वायर एन आई स्क्वायर, ऊपर बन गया एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बना एन आई माइनस एन एफ इंटू एन आई प्लस एन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ स्क्वायर इंटू एन आई स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूँ सपोज जो डेल्टा एन है डेट इज इक्वल टू एन आई माइनस एन एफ, वो जो है वो 1 के इक्वल है। मतलब मैं ट्रांजिशन मान रहा हूँ जिसमें जो है जो डिफरेंस है क्वांटम नंबर्स का वो 1 है। जब एन आई माइनस एन एफ 1 होगा तो एन आई कितना हो जाएगा, सॉरी, और सपोज एन एफ जो है वो मैं एन के इक्वल मान लेता हूँ। जब एन एफ एन के इक्वल मान लिया तो एन आई क्या आ जाएगा, एन आई आ जाएगा एन प्लस 1, एन आई आ गया एन प्लस 1। ये एन आई की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, एन एफ को एन पुट कर दूंगा, एन आई को एन प्लस 1 पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगा आपके पास आ जाएगा आर इन्फिनिटी इंटू सी, ऊपर आएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। जब n जो है व्हेन n इज वेरी लार्ज, व्हेन n इज वेरी लार्ज आई कैन राइट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वेयर। आई कैन राइट इट एज 1 को तो मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ 2n के मुकाबले, n तो बहुत बड़ा है तो ऊपर तो 2n आ गया, यहाँ नीचे n स्क्वायर आ गया। अगेन यहाँ पे 1 को निगलेक्ट कर दूंगा, नीचे बन गया फिर से n स्क्वायर, ये बना 2n डिवाइडेड बाई n पावर 4, ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई n क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई 2 डिवाइडेड बाई n क्यूब, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी टोटल 2 आर इन्फिनिटी सी डिवाइडेड बाई n क्यूब। देखिए एक ये आई आपकी क्वांटम मैकेनिकली, लेकिन n जो है जब मैंने बहुत बड़ी कंडीशन ली। सो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी आई प्रोवाइडेड n इज़ वेरी लार्ज। अगर n लार्ज ना होता फिर तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये बनती, लेकिन जब ये क्वांटम नंबर है बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली आपके पास सेम रिलेशनशिप आता है। ठीक है, दैट इज बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हमने बोहर मॉडल पढ़ लिया, लेकिन बोहर मॉडल में कई सारे ड्रॉबैक्स थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सोमरफेल्ड में क्या ड्रॉबैक्स थे वो भी बताऊंगा, और सोमरफेल्ड ने कैसे उन्हें सॉल्व किया वो भी बताऊंगा। सो अब जो है सोमरफेल्ड ने सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल, सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल। सो बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता था, वो जो है सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो मूव करता था। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये क्यों, क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई बोहर ने मान लिया, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन जो आसान है, मैथमेटिकली सॉल्व करना इजी है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये सही ही है, गलत भी तो हो सकता है, सर्कुलर के अलावा कोई भी मोशन हो सकता है। तो इलिप्टिकल जो है वो ज़्यादा जनरल वो है। ठीक है, इसके अलावा ऑल्दो बोहर मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन का जो फाइन स्ट्रक्चर निकला वो बोहर मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर होता है स्प्लिटिंग, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं, एनर्जी लेवल्स आए हैं ना, एनर्जी लेवल्स आए हैं, अगर मैं उनको और ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करूँगा तो वो जो एनर्जी लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो रखी हैं, वो फर्दर स्प्लिट हो रखी हैं। बोहर मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं मेरे पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये जो है फर्दर स्प्लिट क्यों हो रखी हैं, ये फर्दर स्प्लिटिंग को फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बोहर जो है वो ये भी नहीं बता पाया। तो सोमरफेल्ड ने ये फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के
कि भाई मैं फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो सोमरफेल्ड ने एक नई थ्योरी दी 1916 में। उसमें जो है कहा भी इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो है रोटेट करता है। और उसने जो है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज और शेप जो है वो कैलकुलेट की। अब कैसे कैलकुलेट की, ये जो है ऑब्वियसली क्योंकि इलिप्टिकल मोशन आ गया तो आपकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसने कहा कि लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज E है, वो रोटेट कर रहा है इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें वो रोटेट कर रहा है इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज E है। उसने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे नहीं लाई कर रहा, जो न्यूक्लियस है वो किसी एक फोकस पे लाई कर रहा है। हमेशा जो इलिप्स है उसके दो फोकस होते हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो किसी एक फोकस पे लाई कर रहा है और उसका जो चार्ज है वो है +ZE। तो सपोज कीजिए जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, डेट इज ऑलवेज R। जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। इसके ऑब्वियसली एक कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, ठीक है। सो अब जो है मैंने, क्योंकि मेरे पास इलिप्स है तो मेरे पास अगेन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ही जो है उससे डील करना पड़ेगा, मतलब r और थीटा से और PR एंड P थीटा से करना पड़ेगा डील। सो अगर मैं सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल लगाऊंगा पहले रेडियल कोऑर्डिनेट पे, तो PR इंटू DR इज इक्वल टू NR इंटू H हो जाएगा, और थीटा के लिए P थीटा इंटू D थीटा इज इक्वल टू N थीटा नहीं ले लेते, इसे मैं K ले लेता हूँ, K इंटू H। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बोहर मॉडल और सोमरफेल्ड मॉडल में मैंने बोहर मॉडल अभी कराया था लास्ट क्लास में। उसमें जो है बोहर मॉडल में सिंस जो रेडियस था वो कांस्टेंट था, रेडियस कांस्टेंट होने की वजह से जो ये वाला जो रेडियल कंट्रीब्यूशन था वो जीरो हो जाता था। अब यहाँ पे रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रेडियस भी वेरी कर रहा है, तो dr/dt जो है वो जीरो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मेरे दोनों इक्वेशंस जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी, रेडियल भी और एजीम्यूथल भी। तो nr जो है वो है इंटीजर फॉर रेडियल क्वांटम नंबर और k जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। पहले मैं सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि वो इजी है सॉल्व करना। p थीटा को बाहर निकाल लिया, d थीटा 0 to 2 पाई इज इक्वल टू k इंटू एच। यहाँ से p थीटा जो है मेरा सिंपली आ गया kh डिवाइडेड बाई 2 पाई। लेकिन यहाँ पे रेडियल कोऑर्डिनेट जो है वो निकालना आसान नहीं है, ठीक है। बोहर मॉडल में जब सर्कुलर ऑर्बिट था वहाँ सिंपल था, ये जीरो बन जाता था। अब मुझे पहले वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। सो अगर मैं PR लिखूँ वो डेट विल बी m इंटू वी होता है, तो v होता है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, तो mr डॉट हो गया, mr डॉट। और जो p थीटा होता है वो हो गया mr स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, mr स्क्वायर थीटा डॉट। इसमें जो r है, r मेरा रेडियल कंपोनेंट है और r इंटू थीटा डॉट जो है वो मेरा क्या है, एंगुलर कंपोनेंट है। किसका है ये रेडियल कंपोनेंट एंड एंगुलर कंपोनेंट? ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेडियल एंड, तो ये बना r इंटू थीटा डॉट, ये बना r, ठीक है। अब एक इक्वेशन की एलिप्स की एक पोलर इक्वेशन होती है, वो आपने ऐसा याद ही रखनी है। वो होती है 1/r इज इक्वल टू 1/a इंटू 1 माइनस एप्साइलम इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्साइलम स्क्वेयर, वेयर 1 माइनस एप्साइलम स्क्वेयर इज इक्वल टू b/a, दैट इज रेशियो ऑफ सेमी माइनर टू सेमी मेजर एक्सिस, रेशियो ऑफ सेमी माइनर टू सेमी मेजर एक्सिस। अब मैं क्या करूँगा, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, ठीक है। एग्ज़ाम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, वैसे यूजुअली चांसेस कम होते हैं, बट मैं जो है कंप्लीशन के लिए आपको करवाऊंगा। 1/r इज इक्वल टू 1/a 1 माइनस एप्साइलम कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर। सारी मैथमेटिक्स है आपको जो है खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आपसे कंप्लीट हो पाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन लूँगा इसकी ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगी इसकी डेरिवेशन 1 माइनस r स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करनी है तो dr डिवाइडेड बाय d थीटा, 1/a 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एस सच आ जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एस सच आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन होगी एप्सिलॉन इंटू साइन थीटा,
कोस थीटा की माइनस साइन थीटा होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और उसकी तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा आपके पास, ये बना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, ये स्क्वेयरिंग, हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, 1/r dr डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, हाँ अब आपके पास 1/r की वैल्यू थी 1/a इंटू 1 माइनस एप्साइलम कोस थीटा इंटू 1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करनी है आपने। इसे लिख लीजिए 1/r अलग लिख लीजिए, 1/r अलग लिख लीजिए, और माइनस 1/r dr बाई डी थीटा अलग लिख लीजिए, और 1/a एप्साइलम साइन थीटा इंटू 1 माइनस एप्साइलम के 1/r की जो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आई 1/a 1 माइनस एप्साइलम कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर माइनस 1/r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/a एप्साइलम साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर, 1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर से 1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर गया, 1/a से 1/a गया, तो आपके पास 1/r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा क्या आ गया, वो आया माइनस एप्साइलम साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये नीचे आ गया 1 माइनस एप्साइलम कोस थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, आपके पास बना 1/r डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्साइलम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्साइलम कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो पी आर है वो होता है m इंटू आर डॉट, डेट इज m इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, डेट इज m इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई डी टी को लिख देता हूँ थीटा डॉट। तो यहाँ से पी आर कितना आया। अब मैं इक्वेशन नंबर जो है जो पहले हमने डिस्कस किया था, पी थीटा क्या होता था, m इंटू आर स्क्वेयर इंटू थीटा डॉट, पी थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट। तो यहाँ से m इंटू थीटा डॉट क्या हो गया, पी थीटा, m इंटू थीटा डॉट क्या आया, पी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये m इंटू थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, m इंटू थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास जो पी आर है वो क्या आया, पी आर इज इक्वल टू पी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा, डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा। इसके अलावा मैं डी आर को क्या लिख सकता हूँ, डी आर को लिख सकता हूँ डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा से डिवाइड किया और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आपके पास पी आर इंटू डी आर की वैल्यू निकाल लीजिए, पी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू पी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू पी थीटा 1/r डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर हो गया। बेसिकली मैंने क्या किया, डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो ये डी आर से मल्टीप्लाई हो गया और ये डी आर से मल्टीप्लाई हो गया। डी आर यहाँ तो डी आर का डी आर रखा, यहाँ पे डी आर की जगह क्या कर दिया, डी आर बाई डी थीटा कर दिया, तो डी आर बाई डी थीटा इंटू डी आर बाई डी थीटा हो गया डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, और बाहर बचा डी थीटा, ठीक है। तो आपके पास पी आर इंटू डी आर की वैल्यू होगी, डेट इज पी थीटा इंटू 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब आपके पास 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आपके पास जो पी आर इंटू डी आर है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी पी थीटा इंटू एप्साइलम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्साइलम इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास इंटीग्रल था, इंटीग्रल क्या था, पी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू एन आर इंटू एच, फेज स्पेस इंटीग्रल, पी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू एन आर इंटू एच। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, पी थीटा तो बाहर आ गया, पी थीटा कॉन्स्टेंट था, ब्रैकेट में बचा एप्साइलम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्साइलम कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर इंटू एच। अब इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई ब्रैकेट में 1/√1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर माइनस 1, साथ में पी थीटा भी था इज इक्वल टू एन आर इंटू एच। अब पी थीटा की मैंने वैल्यू निकाली थी पीछे, वो थी के एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो पी थीटा की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, तो क्या बना के एच इंटू 1/√1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन आर इंटू एच। तो यहाँ से क्या आया 1/√1 माइनस एप्साइलम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू
एन आर डिवाइडेड बाय के। इसे आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन आर प्लस के। अब आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर क्या होता है, बी अपॉन ए होता है, एलिप्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से बी अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, के डिवाइडेड बाय एन आर प्लस के। और ये आपकी एक इक्वेशन है जो कि बोहर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन है। बेसिकली रेशो दी है उसने, रेशो ऑफ सेमी माइनर एक्सिस टू सेमी मेजर एक्सिस। तो मैं एक और अजम्पशन ले लेता हूँ, वो अजम्पशन क्या लेता हूँ, लेट एन आर प्लस के, क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट था और ये एजीम्यूथल कंपोनेंट था क्वांटम नंबर का। तो एन आर प्लस के जो है वो टोटल, दिस इज रेडियल क्वांटम नंबर, दिस इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, so it will be equal to total quantum number, it will be equal to total quantum number। ठीक है, अब in order to exclude the orbits या पेंडुलम ऑर्बिट्स विच आर पासिंग थ्रू ऑर्बिट्स, अब जो है न्यूक्लियस के अंदर से कोई ऐसा ऑर्बिट तो नहीं लेना ना जो न्यूक्लियस को पास करे, न्यूक्लियस के अंदर से निकल के जाए। वो वाले ऑर्बिट्स को एक्सक्लूड करने के लिए सोमरफेल्ड ने कहा कि जो k है इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, k विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, मतलब k जो वैल्यू है हमेशा होएगी 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, k की वैल्यू जो है वो 1 2 3, लेकिन nr की वैल्यू जो है इट कैन बी 0 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। तो अगर k की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है और nr की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, तो k टोटल n की वैल्यू क्या होएगी, वो इन दोनों का सम है, तो वो हमेशा होएगी 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस। तो टोटल n की वैल्यू भी हमेशा 1 से स्टार्ट होएगी। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, इक्वेशन बन गई b अपॉन a इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n। और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम की इक्वेशन है जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। थैंक यू।